अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। और इस वीडियो में हम जो रिसेंटली G20 समिट हुआ है 9 और 10 सितंबर को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ की टेक अवेज डिडक्ट करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट डील एग्रीमेंट जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में ये देखेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये इज इट एन अटेम्प्ट, इज इट एन अटेम्प्ट टू काउंटर बीआरआई। हमें नजर आता है कि ये जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो इसमें राइवलरीज हमें मिलती रहती हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ये जो नया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये क्या जो चाइनीज बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने की एक अटेम्प्ट है। इन सारी चीजों को हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो G20 कंट्रीज हैं, उनमें कौन कौन सी, जो G20 है उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं और कौन सी जो है वो नई मेंबर इसका बने, ताकि हमारे पास पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो G20 स्टेट्स को याद रखने की जो आप कह लें कि निमोनिक है, आप वो इस निमोनिक के जरिए इसे याद रख सकते हैं। जूस, GF, ब्रिक्स, इन ऑस्ट्रेलिया, टेस्काम। अब ये जो है ये एक इजी सी निमोनिक है जिसके जरिए आप G20 स्टेट्स को याद रख सकते हैं। J स्टैंड फॉर जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। G स्टैंड्स फॉर जर्मनी, ठीक है, G स्टैंड्स फॉर जर्मनी एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रांस। और ये हमारी जो ब्रिक स्टेट्स ही हैं, यानी कि ब्राजील है, रशिया है, ठीक है, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। इसी तरह IN से मुराद इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पूरा लिखा हुआ है। इसके अलावा टर्की आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास टर्की आ जाता है, टर्की, यूरोपियन यूनियन आ जाती है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड मेक्सिको। तो ये हमारी जो है बेसिकली G20 स्टेट्स हैं जिन्हें आप इस निमोनिक के तहत याद कर सकते हैं। रिसेंटली अभी हम अपने की टेक अवेज में भी देखेंगे, एक नई स्टेट जो है उस वो इस G20 समिट में इसका G20 का हिस्सा बन गई है। तो ये जो हमारे पास G20 समिट अभी रिसेंटली हुआ है, G20 समिट, इसका थीम था हमारे पास, द थीम वाज वसुदेव कटम्बका। ठीक है, इसका ये थीम था जिसका मतलब था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फैमिली,
वन फ्यूचर। ये जो भी ये हमारा G20 समिट जो था, इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब G20 समिट के बारे में हम जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो बाइडेन का एक ट्वीट हमें नजर आता है रिसेंटली, जिसमें उनका कहना था कि आई एम प्राउड टू अनाउंस, अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करूं, आई एम proud to announce that US, India, Saudi Arabia, UAE, France, Germany, Italy, and European Union finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. Economic corridor, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि दिस प्रोजेक्ट is about more than just laying tracks. This is a game changing. This is a game changing regional. अभी मैं इसे लिख के तो आपके सामने इसे इंटरप्रेट करती हूँ। गेम चेंजिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट। अब ये जो बाइडेन का ट्वीट हमें नजर आता है कल, जिसमें वो कहते हैं कि आई एम प्राउड टू अनाउंस कि यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज किया है। किस लिए? इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। ये जो है, ये जो अब इसमें इस ट्वीट में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि ये एक गेम चेंजिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट है, एक गेम चेंजिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट साबित होगी। इस को हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारे लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने डिस्कस करने हैं 5 की टेक अवेज, ठीक है, कि हमें जो है क्या यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है इस G20 समिट से। तो हम जो है 5 की टेक अवेज निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि एक नए मेंबर ने इसे G20 को ज्वाइन किए और उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ज्वाइंस G20। अब अफ्रीकन यूनियन क्या है, इसने ज्वाइन किया है, तो क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल फोरम पर, इंटरनेशनल लेवल में पे इसकी इम्पोर्टेंस में किस तरह से जो है वो इजाफा होगा। अब ये जो अफ्रीकन यूनियन है, एयू जो है, ये रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, ठीक है, यानी पूरी दुनिया की जीडीपी का जो 85% हिस्सा है वो इस एयू की तरफ से आ रहा है। अब ये भी एक जाहिर सी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अफ्रीकन यूनियन ने G20, जो कि पहले से ही एक जॉइंट इकोनॉमिक स्टेट्स उसमें पड़ी हुई है, तो उसको ज्वाइन किया है। फिर मोदी जो है, मोदी का कहना है, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है, उन्होंने
पोर्ट्रे किया ये जो वीकेंड गुजरा है, यानी कल का और आज का 9 सितंबर और 10 सितंबर का दिन, उसे उन्होंने कहा कि ये इंडियाज डिप्लोमेटिक कमिंग ऑफ एज एंड हिज कंट्रीज presidency as an opportunity to give a voice to needs of global south। यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये जो अब एरा शुरू हो चुके हैं, क्या ये ग्लोबल साउथ का एरा है, क्या ये वर्ल्ड की डेवलपिंग स्टेट्स का एरा है? अब मोदी ने पोर्ट्रे किया इस वीकेंड को कि ये इंडिया की डिप्लोमेटिक कमिंग ऑफ एज और उसकी कंट्री की ये जो प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि ये G20 समिट जो था इसे इंडिया ने होस्ट किया है, तो ये प्रेसिडेंसी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो ग्लोबल साउथ की नीड्स हैं उन्हें वॉइस दी जा सके। हमें नजर आता है कहीं पे भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें आजकल इंडिया जो है वो फ्रंट लाइन पर नजर आता है। ठीक है, फिर एक एयू जो है ये क्या है? एयू के पास ऑलरेडी एयू हैज 55 मेंबर्स। ठीक है, एयू के पास 55 मेंबर्स यानी 55 मेंबर स्टेट्स हैं, और ऑटोमेटिकली वो वाली जो स्टेट्स हैं वो किसका हिस्सा बन गई हैं? वो अब G20 का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन इनमें से 6 मिलिट्री रूल्ड स्टेट्स हैं, मिलिट्री रूल्ड स्टेट्स वो क्या है? वो सस्पेंडेड है। ठीक है, बाकी जो 49 स्टेट्स बनती हैं वो ऑटोमेटिकली एयू का हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पे मिलिट्री रूल है, तो जो G20 स्टेट्स हैं वो हमें प्रमोट करता हुआ नजर आती है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, डेमोक्रेसी को। तो इस वजह से वो उन 6 मिलिट्री स्टेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो गई हैं, और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स ने चूंकि वो एयू का हिस्सा है, अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा है, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो एक पार्ट बन गए हैं किसका? ये हमारे पास G20 का। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और इम्पोर्टेंट बात एयू की ये है कि एयू वर्ल्ड की ग्लोबल यानी कि ग्लोबल जीडीपी का तकरीबन 3 ट्रिलियन जो है, $3 ट्रिलियन आता है। ठीक है, 3 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी है इसकी, जो कि अगर ये एक इतनी अच्छी जीडीपी वाली जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का हिस्सा बन जाती है, जो तो G20 की जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। इसके अलावा इसकी जो मैन पावर है वो तकरीबन 1.4 बिलियन है, जो कि बहुत एक पॉपुलर मैन पावर ज्यादा है, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली जो G20 है उसकी पावर में भी इंक्रीमेंट आएगा। तो ये हमारे पास है अफ्रीकन यूनियन के बारे में ये वाली बातें कि अफ्रीकन यूनियन ने भी इस समिट के बाद इसे ज्वाइन कर लिया है G20 को। सेकंड की टेक अवे ये है कि इस समिट में हमें डिफरेंट व्यू मिलता है यूक्रेन पर। वो किस तरह से? रशिया यूक्रेन वॉर चूंकि अभी भी ऑन गोइंग है। पहले जो था, पहली बात कि प्यूटन जो थे वो तो इस समिट में आए ही नहीं। प्यूटन ने ये समिट क्या किया? स्किप कर दिया। ठीक है, स्किप G20 समिट। फिर अब इसमें जो G20 है उसने डिनाउंस तो किया, मुजम्मत तो की यूज ऑफ फोर्स की, यूज ऑफ फोर्स फॉर टेरिटोरियल गेन।
ठीक है, कि टेरिटोरियल गेन्स के लिए जो यूज ऑफ फोर्स किया जा रहा है उसकी मजम्मत तो की, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। ठीक है, बट refrained फ्रॉम डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑन रशिया। जबकि अगर हम पास्ट में देखें तो जब का जो है रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया है, तो हमें बारहा दफा जो वेस्ट है, जो अमेरिका है, या जो दूसरी इंडिया है, या बाकी कुछ स्टेट्स हैं, तो वो हमें डायरेक्ट रशिया पर क्रिटिसिज्म करते हुए नजर आती हैं। लेकिन इस समिट में उन्होंने ये तो कहा कि जो G20 जो है स्टेट्स, इन्होंने इस बात को तो डिनाउंस किया कि टेरिटोरियल गेन्स के लिए सिर्फ यूज ऑफ फोर्स, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना सही बात नहीं है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। इसके अलावा हमें जो थर्ड हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट की टेक अवे जो है वो आता है, वो है क्लाइमेट फेलियर्स का। क्लाइमेट फेलियर्स का यानी लीडर्स जो हैं, ये G20 के जो लीडर्स हैं, G20 लीडर्स फेल हो गए। किसमें फेल हो गए? टू फेज आउट फोसल फ्यूल्स। ठीक है, उन्होंने सोचा तो ये होता है कि फोसल फ्यूल्स को टोटली फेज आउट कर देंगे, लेकिन ये इसमें क्या हो गए? फेल हो गए। अगर हम देखें तो ये जो G20 नेशन हैं, ये ग्लोबल एमिशन का 80% जो है, 80% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो इन EU स्टेट्स की तरफ से आ रहा है। ठीक है, 80% जो है वो इस स्टेट्स की तरफ से आ रहे हैं। अब ये जो है लिमिटिंग वार्मिंग ऑफ की, अगर जो है हमने लिमिट करनी है जो वार्मिंग है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें क्या करना होगा? हमें ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन करनी होगी 43% तक 2030 तक, फ्रॉम 2019 लेवल। ठीक है, अगर वर्ल्ड की जो वार्मिंग है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, उसे हमने, जो कि हमारा एक एम है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, तो वो गोल अचीव करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस की 2030 तक, उसका जो 2019 लेवल था उसकी निस्बत 43% तक उसमें हमें रिडक्शन करनी होगी। देन हमारा ये जो गोल है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का, वो पूरा हो सकता है। चौथा और एक इम्पॉर्टेंट की, एक की टेक अवे जो हमें नजर आता है, वो आता है न्यू स्पाइस रूट्स के, और किस तरह से इसराइली नॉर्मलाइजेशन हो रही है, यानी किस तरह से जो इसराइल है और जो दूसरी अरब स्टेट्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो एक नॉर्मल पेस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब ये एक ब्रॉड, ये जो हमने पढ़ा है ना, वो इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी का असल नाम है स्पाइस रूट्स, क्योंकि न्यू स्पाइस रूट्स, क्योंकि एक पुराना एक स्पाइस रूट था, वो भी एक एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, तो उसी के हवाले से ये नाम न्यू स्पाइस रूट जो है वो रखा गया। ये एक ब्रॉडर अलायंस है। ठीक है, ये क्या है? ये एक ब्रॉडर अलायंस है जिसमें हमें नजर आता है अमेरिका, नजर आता है हमें इसमें सऊदी अरेबिया, इसमें यूरोपियन स्टेट्स नजर आती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसमें इंडिया नजर आता है। लेकिन हमें इसमें कौन नजर नहीं आता? चाइना नजर नहीं आता, रशिया नजर नहीं आता। ठीक है, ये जो है, ये एम्बिशन प्लान है कि मॉडर्न डे स्पाइस रूट्स यानी लिंकिंग कायम की जाए, किस किस के दरमियान? यूरोप के दरमियान, मिडल ईस्ट के दरमियान, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में, और इंडिया में। ये अगर ये जो इनिशिएटिव है ये मटेरियलाइज हो जाता है, तो ये किस किस
जो है क्या क्या डेवलपमेंट करेगा, क्या क्या इस्टेब्लिश करेगा, ये इस्टेब्लिश करेगा रेलवेज, इसके थ्रू इस्टेब्लिश होंगे पोर्ट्स, इसके थ्रू इस्टेब्लिश होंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड डेटा नेटवर्क्स। ठीक है, इसके अलावा इसके जरिए इस्टेब्लिश होंगे हाइड्रोजन पाइपलाइंस, हाइड्रोजन पाइपलाइन कहाँ पे, मिडल ईस्ट में। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक स्ट्रेटेजी है। कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये एक काउंटर बैलेंस स्ट्रेटेजी है। ये काउंटर बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है। किसको काउंटर बैलेंस करना है? चाइना के BRI के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग को। ये क्या करेगा? ये स्पीड अप कर देगा ट्रेड को इंडिया और यूरोप के दरमियान तकरीबन 40% तक। देखिए, तकरीबन 40% तक तो है ये। अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है न्यू स्पाइस रूट, तो ये 40% तक इंडिया और यूरोप के दरमियान ट्रेड बढ़ा देगा। लेकिन हमें पहले भी ऐसी स्ट्रेटजीज कुछ नजर आती हैं चाइना के BRI को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जैसे हमारे पास ये B3W आई थी। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड आया था G7 की तरफ से, लेकिन वो भी कोई सच, वो भी BRI को काउंटर बैलेंस करने के लिए था। लेकिन वो भी इतना जो था वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। तो अगर ये वाली जो न्यू स्पाइस रूट्स है, ये जिसके बारे में बाइडेन का भी कहना है कि ये गेम चेंजिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट है, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मटेरियलाइज हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक काउंटर बैलेंस स्ट्रेटेजी होगी BRI की। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगी? ये जो है ये रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए है। किस किस के दरमियान रिलेशन? इसराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं उन्हें नॉर्मलाइज करने के लिए भी है। ठीक है, ये 4 टेकअवेज थे। फिर यहाँ पे हम जो एक रिसेंट हमें मिल रहा है एक न्यूज के, क्या इंडिया ने अपना नाम बदल लिया है? क्या इंडिया है इस मुल्क का नाम, या इस मुल्क का नाम भारत है? ये हमें जो है अब बातें सुनने को ऐसे के मिल रही हैं। ये एक सिंबल है हिंदू कि अगर उसका जो नाम है वो भारत रख दिया जाता है, ये हिंदू रिलीजियस सिंबलिज्म है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये हिंदुत्व का राइज है? क्योंकि हमें मोदी के मोदी के जब से आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमें बहुत सारे उसके जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें हिंदुत्व को राइज मिलता हुआ नजर आते हैं। अच्छा, आपको पता है ये G20 समिट में जब ये मोदी जिस सीट पर बैठा है, उस पर जो नाम लिखा हुआ था मुल्क का, वो नाम लिखा हुआ था भारत। जो कि शायद इंडिकेशन है कि अब ऑफिशियल लेवल पर ज्यादा जो नाम है वो भारत यूज किया जाएगा। जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया जो है, इंडिया को भी एज एन ऑफिशियल नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत को भी एक ऑफिशियल नाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेजर 5 की टेक अवेज थे। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू कि हमने इन चारों में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसने G20 में एक नए मेंबर की हैसियत से उसने G20 को ज्वाइन कर लिया। अफ्रीकन यूनियन जो कि वर्ल्ड की GDP का 85% हिस्सा है। AU जो है इसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं, 6 मिलिट्री रूल्ड स्टेट्स हैं और वो सस्पेंडेड हैं क्योंकि G20 स्टेट्स जो हैं वो बेसिकली डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की हामी है। फिर अफ्रीकन यूनियन जो है ये ग्लोबल GDP
BKB का तकरीबन $380 बिलियन देते हैं, और इसकी जो आप कह लें कि मैन पावर है वो 1.4 बिलियन है। तो अगर इसका इजाफा हो गया है G20 में, तो ये यकीनन एक G20 के लिए एक गुड इंडिकेशन होगा। सेकंड टेक अवे जो हम लेते हैं वो ये है कि इसमें हमें रशिया यूक्रेन वॉर पर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। प्यूटन इस समिट में नहीं आया था। पहले हमने बारहा दफा देखा कि यूरोपियन स्टेट्स, अमेरिका या इंडिया इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल पर रशिया को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आ रहा है इस वॉर की वजह से, लेकिन G20 समिट में उन्होंने डिनाउंस तो किया कि टेरिटोरियल गेन्स की लिए जो है मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट रशिया पर क्रिटिसिज्म से जो है वो अवॉइड किया। थर्ड जो है की टेक अवे वो ये है कि क्लाइमेट फेलियर्स हमें नजर आती हैं। G20 लीडर्स जो है वो फेज आउट नहीं कर सके फॉसिल फ्यूल्स को, किसी एक कॉमन एजेंडा पर वो एग्री नहीं हो सके। G20 स्टेट्स जो है ये तकरीबन ग्लोबल एमिशन का 80% देती हैं, ठीक है। 80% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का हमें G20 जो है वो एमिट कर रहे होते हैं। अगर हमें ये जो गोल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमने ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, तो हमें क्या करना होगा? ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको 2019 के लेवल के निस्बत 2030 तक 43% तक रिड्यूस करना पड़ेगा। चौथा की टेक अवे ये है स्पाइस रूट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस G20 समिट। इसमें क्या किया गया? इसमें ये बेसिकली एक ब्रॉड अलायंस है जिसमें अमेरिका है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें EU है, जिसमें इंडिया है, जिसे जो है बाइडन गेम चेंजिंग कहते हैं। तो इसमें ये अगर इनिशिएटिव मटेरियलाइज हो जाता है तो इससे क्या क्या बनेगा? इससे जो है रेलवेज बनेंगी, पोर्ट्स बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी और डेटा नेटवर्क्स बनेंगे, हाइड्रोजन पाइपलाइंस बनेगी मिडल ईस्ट में। ये कहा जा रहा है कि ये एक काउंटर बैलेंस स्ट्रेटेजी है BRI को काउंटर करने के लिए, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है तो ये इंडिया और यूरोप के दरमियान ट्रेड को 40% तक बढ़ा देगा, ठीक है। ये अभी हमें जो है कुछ और भी नजर आते हैं जो कि बेसिकली BRI को काउंटर करने के लिए किए गए थे, स्टेप्स लिए गए थे। B3W था जैसे कि, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। इसके अलावा इसका एक और एस्पेक्ट ये था कि इसका ये जो का भी मकसद है वो ये क्या कर देगा? ये नॉर्मलाइज कर देगा रिलेशंस बिटवीन इसराइल एंड अरब स्टेट्स के दरमियान, जो रिलेशंस हैं उन्हें नॉर्मलाइज कर देगा। पांचवा टेक अवे कि इंडिया या भारत, इस मुल्क का नाम क्या है? G20 समिट में मोदी जिस चेयर पर बैठते हैं उसके पीछे जो नेम प्लेट लगी होती है उस पर मेंशन होते हैं भारत, जो कि एक इंडिकेशन है कि इंडिया अब फ्यूचर में भारत को अपने एक मोर फ्रिक्वेंटली ऑफिशियल नेम के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, जबकि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसके दो ऑफिशियल नेम है, इंडिया भी और भारत भी है, ठीक है। ये एक हिंदू रिलीजियस सिंबोलिज्म है भारत, और देखना ये है कि क्या ये हिंदुत्व स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है, क्या इससे हमें हिंदुइज्म जो है, जो मोदी के अंदर हिंदुत्व है उसमें राइज मिलता है या नहीं। तो ये 5 की टेक अवेज थे जो हमने अपने इस G20 समिट से लिए। अब हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं इस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। अब ये एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप है। किस तरह से आज तक इतने ब्रॉड लेवल पर जो है हमें अरब स्टेट्स और इंडिया के दरमियान कोई एज सच पार्टनरशिप नहीं मिली, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप है। मोदी का क्या कहना है इस बारे में? मोदी कहता है कि, अच्छा, मोदी का कहना है कि इफेक्टिव मीडियम फॉर इंटीग्रेशन, फॉर ये जो है ये क्या है? ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है
ये एक इफेक्टिव मीडियम होगा। किस चीज का इफेक्टिव मीडियम? फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। किस किस के दरमियान? फॉर इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। मोदी का कहना है कि ये एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी, इकोनॉमिक जो होगा वो एक्टिविटीज में राइज होगा इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के दरमियान। ठीक है, इसी के बारे में बाइडन का क्या कहना है? बाइडन एक तो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। फिर इसका कहना है कि ये पार्टनरशिप जो है ये सिंक है जो कि हमारे इस G20 समिट का थीम था। वो क्या था? G20 समिट का थीम भी जो हमने पीछे डिस्कस किया वो यही था ना कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसका ये है कि बाइडेन का कहना है कि ये जो ये इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पूरे ग्लोब को क्या कर देगा? इंटीग्रेट कर देगा। इसके अलावा ये जो है इस प्रोजेक्ट के दो कॉरिडोर्स हैं जो अभी इनिशियली प्रपोज्ड है। एक जो है वो है ईस्ट वेस्ट, दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो है, ईस्ट वेस्ट कनेक्ट करेगा इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है, वेस्ट एशियन स्टेट्स के साथ। और नॉर्दर्न वाला कनेक्ट करेगा वेस्ट एशियन स्टेट्स को किसके साथ? यूरोप के साथ। फिर ये जो है ये वाला प्रोजेक्ट, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा मजीद इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में भी। ठीक है, ये मजीद इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी ज्यादा मजीद जो है वो इंक्रीमेंट लेके आएगा। फिर ये कहा जो है क्रिटिक्स की तरफ से ये कहना है कि ग्लोबल लेवल पर ये क्या करेगा? ये जो चाइनीज BRI है उसे काउंटर बैलेंस करेगा। यानी हमें ये BRI भी तो नजर आते हैं, जहां से भी आप देख लो, अगर इसके BRI के कॉरिडोर्स देख लो तो आपको पूरी दुनिया में ये फैला हुआ नजर आता है। तो ये जो आपका ये वाला इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी जो है हमें पूरे ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आएगा। तो मजीद हमें फ्यूचर में देखना ये है कि क्या ये जो BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसे काउंटर कर सकेगा या उसे काउंटर करने में नाकाम रहेगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने रिसेंटली होने वाले 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट को, जिसे इंडिया ने होस्ट किया, उसके की टेक अवेज देखे। और इसमें इसका एक इम्पोर्टेंट जो टेक अवे है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में देखा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।